This is sixth lesson from BA first semester English. Name of the lesson is The Gold Watch and writer is Mulk Raj आनंद. एंड गोल्ड वॉच जो टाइटल है उसी से हमें क्लियर होता है कि ये जो स्टोरी है ये किसी सुनहरी घड़ी के बारे में है या गोल्ड वॉच के बारे में है. अब ये जो सुनहरी घड़ी है ये किस चीज़ को यहाँ सिंबलाइज करती है ये हम लेसन में रीड करेंगे. हाँ, ये लेसन जो है ये कॉलोनियल इंडिया के टाइम को शो करता है. दैट मीन्स उस टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है ये लेसन जिस टाइम पर कि इंडिया आज़ाद नहीं था और ब्रिटिशर्स का जो राज था वो यहाँ पर था. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे कर्मचारी अपने ऑफिसेज में इंडियन रखे हुए थे. इन्हीं इंडियन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी था मिस्टर श्रीजुत शर्मा और उसी की ये कहानी है. लेकिन इस कहानी को, इस लेसन को रीड करने से पहले हम रीड करते हैं राइटर मुल्क राज आनंद के बारे में. जो राइटर मुल्क राज आनंद हैं वो एक इंडियन राइटर हैं जिन्होंने कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा. ये फेमस है उन गरीब लोगों की और उन पुअर कास्ट लोगों की कहानी को या व्यथा को व्यक्त करने में जो इंडियन सोसाइटी में रहते थे. वो इंडो एंग्लियन फिक्शन लिखने के लिए बहुत फेमस हैं और आर.के. नारायण और राजा राव के साथ एक ट्रायो के रूप में ये जाने जाते हैं. मतलब ये लोग इतने फेमस थे कि इन्हें एक तिकड़ी की फॉर्म में जाना जाता है. He was the India-based writers in English to gain an international readership. ये ऐसे इंडियन राइटर थे जिन्हें इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर रीडर्स मिले. मतलब इनकी जो बुक्स थी, नॉवेल्स थे, वो इंटरनेशनल लेवल पर रीड किए जाते थे. आनंद डिसाइड फॉर हिज आनंद ने, मुल्कराज आनंद ने नॉवेल्स लिखे एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखी. He is known for his novel Untouchable, कूली and Two Leaves and a Bud. वो अपने नॉवेल्स अनटचेबल, कूली और टू लीव्स एंड अ बड के लिए जाने जाते हैं. मतलब ये इनकी क्रिएशंस थी जो इन्होंने लिखी. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को. लेसन का नाम है द गोल्ड वॉच, जो कि एक गोल्ड वॉच की कहानी को डिस्क्राइब करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज समथिंग अबाउट द स्माइल ऑफ मिस्टर एक्टन. ये जो लेसन है ये श्रीजुत शर्मा, श्रीजुत सुदर्शन शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया गया है, क्योंकि इस कहानी के अंदर राइटर ने श्रीजुत शर्मा को ही नरेटर बनाया है. और नरेटर यानी कि श्रीजुत शर्मा कहते हैं कि जो मिस्टर एक्टन थे, मिस्टर एक्टन कौन थे? ये जो श्रीजुत शर्मा है ये एक डिस्पैच क्लर्क के तौर पर एक ब्रिटिश कंपनी के अंदर काम करते थे. तो उसी कंपनी के जनरल मैनेजर थे मिस्टर एक्टन. तो एक दिन मिस्टर एक्टन आते हैं और श्रीजुत शर्मा के पास आकर स्माइल करते हैं. तो उसी स्माइल के बारे में ये श्रीजुत शर्मा कहते हैं कि देयर वाज समथिंग अबाउट द स्माइल ऑफ मिस्टर एक्टन. मिस्टर एक्टन के इस स्माइल के पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर था. व्हेन ही केम ओवर टू श्रीजुत शर्माज टेबल, जब वो उसके टेबल पर आया. और ये जो स्माइल थी ये क्या कर रही थी? बी टोकन डिज़ास्टर. ये किसी आने वाले डिज़ास्टर की, आने वाली मुसीबत की पहचान के रूप में दिखाई दे रही थी. बट एज द साहिब हैड ओनली सेड, लेकिन साहिब ने क्या कहा था? मिस्टर शर्मा, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, कि मिस्टर शर्मा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ स्पेशली फ्रॉम लंदन, लंदन से. यू मस्ट कम इन टू माई ऑफिस ऑन मंडे एंड टेक इट. और जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ वो लेने के लिए तुम्हें मंडे को मेरे ऑफिस ज़रूर आना पड़ेगा. एंड टेक इट, और इसको ले जाना. द पुअर ओल्ड डिस्पैच क्लर्क कुड नॉट सरमाइज. सरमाइज मतलब समझना, भांपना. द रियल मीनिंग ऑफ द जनरल मैनेजर्स रिमार्क. रिमार्क यानी कथन. तो ये जो बेचारा ओल्ड डिस्पैच क्लर्क था यानी कि मिस्टर श्रीजुत सुदर्शन शर्मा थे, ये इस जनरल मैनेजर एक्टन के इस कथन के पीछे के रियल मीनिंग को समझ नहीं पा रहे थे. द फैक्ट दैट, वास्तविकता तो ये थी कि मिस्टर एक्टन शुड कम ओवर टू हिज टेबल एट ऑल, कि जो मिस्टर एक्टन थे वो खुद उसके टेबल पर आए थे. फ़ोन अपॉन हिम. फ़ोन होता है अपील करना, प्रार्थना करना, और एक तरह से ऐसे लग रहा था कि उससे प्रार्थना कर रहे हैं कुछ लेने के लिए. एंड से वट ही हैड सैड वाज, और वो सारी बातें कही जो अभी हमने पढ़ी. ऑफकोर्स मोस्ट फ्लैटरिंग. ये किसी भी, हम कहेंगे कि जनरल मैनेजर के लिए, खासकर जो ब्रिटिशर्स था, बहुत ही रेयर था, बहुत फ्लैटरिंग टाइप था. फॉर वेरी रेयरली डिड द हेड ऑफ द फर्म
condescend to move down the corridor where the Indian staff of the distribution department of the great Marmalade empire of Henry King and Company worked. अब क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत बहुत रेयर था, मतलब ऐसा होना बहुत मुश्किल था कि फर्म का कोई हेड कहाँ आए, उस कॉरिडोर में आए जहाँ पर कि इंडियन स्टाफ काम करता था डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, कहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में? ये जो कंपनी थी इसका नाम था हेनरी किंग एंड कंपनी या एम्पायर ऑफ हेनरी किंग एंड कंपनी। तो यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जहाँ पर कि इंडियंस काम करते थे वहाँ पर अधिकतर कोई भी ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं आते थे। लेकिन आज ये जो मिस्टर एक्टन आए, इससे मिस्टर श्रीजुत शर्मा को बहुत हैरानी थी। बट दैट स्माइल ऑन मिस्टर एक्टन्स फेस, लेकिन मिस्टर एक्टन के फेस पर ये जो स्माइल थी ये उसको बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्यों थी ये स्माइल, स्पेशली एज मिस्टर एक्टन्स फेस। और विशेष तौर पर ये स्माइल अगर मिस्टर एक्टन के फेस पर थी तो ये और भी चिंता का विषय था। क्यों था ये देखिए। स्पेशली एज मिस्टर एक्टन वाज नॉट नोन टू स्माइल टू मच, बीइंग ए मोरोज यानी चिड़चिड़ा, ओल्ड साहिब, हार्ड वर्किंग, कंसेंशियस एंड अ स्लेव ड्राइवर, फेमस इज a shrewd businessman, so devoted to the job of spending the monopoly of King's Marmalade and sundry other products that his wife had left him after a 3 month spell of marriage and never returned to India। क्या कहता है देखो कि मिस्टर एक्टन के चेहरे पर ये स्माइल आना बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी, क्योंकि वो एक चिड़चिड़े व्यक्ति थे। मिस्टर एक्टन कैसे थे? मोरोज यानी चिड़चिड़े थे, और कोई चिड़चिड़ा होता है तो उसके फेस पर स्माइल आना सच में एक बहुत ही अजीब बात होती है। ओल्ड साहिब, पुराने साहिब थे ये, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, और ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। हार्ड वर्किंग थे ये, कंसेंशियस, अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, एंड अ स्लेव ड्राइवर, और स्लेव्स से काम करवाना इन्हें अच्छे से आता था। मतलब गुलामों को हाँकने के लिए यानी कि गुलामों को टॉर्चर करने के लिए भी ये जाने जाते थे। फेमस एज अ श्रूड बिजनेसमैन, और बहुत ही तीखे, बहुत ही चतुर बिजनेसमैन थे ये। सो डिवोटेड टू द जॉब ऑफ स्प्रेडिंग द मोनोपोली ऑफ किंग्स मार्मालेड, और ये कंपनी का नाम क्या था? हेनरी किंग्स कंपनी या किंग्स एंड हेनरी कंपनी। ठीक है, इस कंपनी की मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार को जमाने के लिए या फैलाने के लिए ये पूरी तरह से डिवोटेड थे। मतलब हर काम, हर टाइम अपना किस चीज़ को समर्पित करते थे? इस कंपनी को ग्रो करने में। एंड सन्ड्री अदर प्रोडक्ट्स, ना सिर्फ इसके मार्मालेड को यानी मुरब्बे को, बल्कि कि इसके जो दूसरे छुटपुट प्रोडक्ट्स थे उनको फैलाने में, उनको विस्तृत करने में भी ये अपना पूरा जोर लगा देते थे। ये कंपनी के प्रति इतने डिवोटेड थे कि हिज वाइफ हैड लेफ्ट हिम, उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी 3 मंथ की मैरिज के बाद। और जब वो 3 मंथ की शादी के बाद उसे छोड़कर गई तो वो कभी वापस इंडिया नहीं आई। No one quite knew whether she was separated or divorced from him or merely preferred to stay away। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो उससे सेपरेटेड हो गई है, डाइवोर्स ले चुकी है, या फिर वैसे ही अलग रह रही है। सो द फैक्ट दैट एक्टन साहिब शुड स्माइल वाज इनफ टू गिव श्रीजुत शर्मा काज फॉर थॉट। इसीलिए यही फैक्ट था कि एक्टन शर्मा की सिर्फ एक स्माइल ने ही श्रीजुत शर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया। But then Srijut Sharma was, in spite of his nobility of soul and fundamental innocence, experienced enough in his study of the Vedic। लेकिन फिर ये जो श्रीजुत शर्मा थे, इनकी जो सोल थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब ये एक वेल नेचर्ड पर्सन थे। उसके बावजूद, और इनके अंदर एक मासूमियत थी, मतलब चालाक नहीं थे ये। एक्सपीरियंस्ड इनफ इन हिज स्टडी ऑफ द वेग, और अजीब चीज़ों के प्रति अपनी स्टडी में एक एक्सपीरियंस रखते थे ये। डिटैच रेस ऑफ द वाइट साहब्स बाय नाउ एंड क्लियरली नोटिस्ड द स्लाइट ऑकर्ड कर्ल ऑफ अपर लिप। अब जैसे कि अजीब चीज़ों के प्रति इनकी एक स्टडी थी, स्टडी का मतलब क्या है? इनके पास एक्सपीरियंस था और ये समझ जाते थे अजीब चीज़ों को देखकर। तो ये क्या कहते हैं? डिटैच रेस ऑफ द वाइट साहब्स। अब ये जो वाइट साहब्स थे इनके डिटैच रेस क्या है कि ये इंडियन से अटैच नहीं थे, इंडियन से अलग थलग रहते थे। तो इन वाइट साहब्स की डिटैच रेस को भी ये समझने लगे थे। एंड क्लियरली नोटिस द स्लाइट ऑकर्ड कर्ल ऑफ द अपर लिप, और जब
ये एक्टन साहब इनके पास आकर मुस्कुराया, बातें की, तो उस टाइम पर इसने नोटिस कर लिया था उसके ऊपरी होठ को थोड़ा सा अजीब सी ढंग से मोड़ते हुए। दैट मीन्स वो अपनी स्माइल के अंदर कुछ दबा रहा था, कुछ छुपा रहा था, और ये चीज़ मिस्टर श्रीजुत शर्मा क्या कर चुके थे, समझ चुके थे, नोटिस कर चुके थे। बिहाइंड विच द डिटरमाइंड, जिसके पीछे एक दृढ़ निश्चय था। टबैको स्टेन्ड लॉन्ग टिथ शॉट, और तंबाकू से सना हुआ लंबा सा एक दांत दिखाई दे रहा था उस मुड़े हुए होठ के पीछे से। फॉर द ब्रीफेस्ट मोमेंट ए स्नार्ल suppressed by the deliberation which Acton Sahab had brought to the whole operation of coming over and pronouncing these kind words। और इस ब्रीफ मोमेंट में छोटा सा एक दो सेंटेंस वो सिर्फ उससे बोल के गया था, तो ये एक ब्रीफ मोमेंट था। इस ब्रीफ मोमेंट में ही क्या कहता है, अ स्नॉल suppressed by the deliberation which Acton Sahab had brought to the whole operation। ये जो मतलब उसने उसका जो हाव भाव था छोटा, इस छोटे से मूवमेंट में जो डेलिब्रेटली एक्टन साहब ने लेकर आए थे अपने काम के दौरान अपने ऊपर, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए या बोलते हुए, मतलब एक दयालुता से, एक खूबसूरती से जो वर्ड्स बोले गए थे कि मैं तुम्हारे लिए लंदन से कुछ लेकर आया हूँ, तुम उसको लेने मंडे मेरे पास आना। इन शब्दों को बोलते हुए ही उसी टाइम पर जो उसने ये डेलिब्रेटली अपने हाव भाव छुपाए थे इस ब्रीफ मोमेंट के अंदर, ये भी श्रीजुत शर्मा ने नोटिस कर लिए थे। एंड व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर हिज हैविंग बीइंग सिंगल्ड आउट। अब श्रीजुत शर्मा सोच रहे हैं कि उसको चुनने का, सिंगल्ड आउट मतलब सिलेक्ट करने का, उसको सिलेक्ट करने का इस गिफ्ट के लिए क्या रीज़न है। फ्रॉम अमंगस्ट द 25 ओल्ड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, क्या कहता है कि उसके इस डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जिसमें कि ये क्लर्क के तौर पर काम करता है, उसमें 25 और लोग काम करते हैं, तो इन 25 और लोगों में से किसी और को ना चुनकर उसे ही क्यों चुना गया, वो ये सोच रहा है। इन द यूजुअल वे ही द डिस्पैच क्लर्क ओनली रिसीव्ड एन ओकेजनल ग्रीटिंग, हेलो शर्मा, हाउ आर यू गोइंग ऑन। और वो क्या कहता है, आम तौर पर जो ये डिस्पैच क्लर्क था श्रीजुत शर्मा, इसे सिर्फ कभी कभी ही ग्रीटिंग्स मिलता था, मतलब कभी कभी ही अभिवादन मिलता था, और वो भी क्या मिलता था, हेलो शर्मा, सब कैसा चल रहा है, क्या ठीक ठाक चल रहा है सब, यही उससे पूछा जाता था। इसके अलावा उससे कुछ खास बातचीत नहीं की जाती थी। फ्रॉम द हेड ऑफ हिज ओन डिपार्टमेंट मिस्टर वेस्ट, और ये भी कौन पूछता था उससे, उसके खुद के डिपार्टमेंट का जो हेड था जिसका नाम था मिस्टर वेस्ट। एंड ट्वाइस और थ्राइस a year he was called into the cubicle by West साहिब for a reprimand। और क्या कहता है, साल में 2-3 बार वेस्ट साहिब के द्वारा उसे उसके कैबिन में बुला लिया जाता था ताकि कुछ डांट फटकार लगाई जा सके। बिकॉज सम लेटर्स और पैकेट्स हैड गॉन एस्ट्रे, क्योंकि कुछ लेटर्स और कुछ पैकेट्स इधर उधर हो गए थे, मतलब खो गए थे। अदरवाइज ही हिमसेल्फ बीइंग द इनकारनेशन ऑफ क्लॉक वर्क एफिशिएंसी, इसके अलावा वो घड़ी की सुइयों की तरह से काम करने में एफिशिएंट था, मतलब वो लगातार काम करने में कुशल था। एंड वेल वर्स्ड इन द रूटीन ऑफ हिज जॉब, और अपनी जॉब की रूटीन में पूरी तरह से वेल वर्स्ड यानी ढल चुका था। देयर वॉज नो ओकेजन फॉर एनी ब्रेक इन द मोनोटोनी ऑफ दैट एनोनिमस स्मूथ वर्किंग एम्पायर। और इस स्मूथ वर्किंग एम्पायर में, यानी कि इस कंपनी में जिसमें कि ये काम करता था, उसकी जो मोनोटोनी थी, यानी कि बोरिंग रूटीन थी और थकाने वाली रूटीन थी, उसमें कभी भी किसी को कोई ब्रेक नहीं मिलता था। अब क्या कहता है आगे देखिए, इसमें किसी को कोई ब्रेक नहीं मिलता था। सो फार एटलीस्ट ही वाज कंसर्न, और अगर उसके खुद के बारे में सोचा जाए तो उसे कोई ब्रेक कभी यहाँ पर नहीं मिलता था। To be sure, there was the continual gossip of the clerk and accountants, the bickerings and jealousies of the people above him for grades and promotions and pay. But he, Sharma, had been employed 20 years ago as a special favor, was not even a matriculate। क्या कहता है, to be sure, निश्चित रूप से दूसरे जो क्लर्क्स थे और अकाउंटेंट्स थे उनके लिए वो एक गॉसिप का विषय था। कौन, श्रीजुत शर्मा। क्यों था ये, क्योंकि वो लोग इससे जेलियस फील करते थे, चिढ़ते थे, ठीक है। और
क्यों क्यों चिढ़ते थे ये लोग इससे? क्योंकि श्रीजुत शर्मा को जो ग्रेड्स मिलते थे, प्रमोशन मिलती थी और पे मिलती थी वो इनसे ज़्यादा थी। बट ही शर्मा, लेकिन ये जो मिस्टर शर्मा थे, हैड बीन एम्प्लॉयड 20 ईयर्स एगो, ये यहाँ पर 20 साल पहले काम करना शुरू कर चुके थे एज अ स्पेशल फेवर। इनको यहाँ जॉब कैसे मिली? एक स्पेशल फेवर से मिली। वाज नॉट इवन ए मैट्रिकुलेट, ये मैट्रिकुलेट भी नहीं थे, इन्होंने 10th भी नहीं की थी। बट हैड पिकड अप द वर्क समहाउ, लेकिन किसी तरह से उन्होंने ये काम किया। एंड द अनवांटेड एंड कॉन्स्टेंटली रेप्रीमेंडेड बाय वेस्ट साहिब इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन ये चाहते नहीं थे ये काम करना, और लगातार वेस्ट साहिब इनको रेप्रीमेंड करते थे, यानी कि डांटते फटकारते थे कुछ, मतलब शुरुआत के कुछ सालों में। हैड बीन रिटेन्ड बिकॉज ऑफ द जनरल लीजेंट ऑफ सेंटलीनेस, लेकिन अब जैसा कि ये काम सही नहीं कर पाते थे, बहुत डांट फटकार भी सुनते थे, उसके बावजूद भी इन्हें यहाँ क्यों रखा गया? इन्हें रखा गया इनके सेंटलीनेस की वजह से, इनकी अच्छे स्वभाव की वजह से, विच ही हैड एक्वायर्ड, जो इन्हें मिला हुआ था। ही हैड 5 मोर और ईयर ऑफ सर्विस टू डू, और अब जैसा कि ये 20 साल पहले यहाँ पर काम करने लगे थे, इन्हें 20 साल हो चुका था, दैट मीन्स काम करते हुए, तो अब इनकी जो सर्विस थी उसके 5 साल और बचे हुए थे, मतलब 25 ईयर्स के बाद इनको रिटायर किया जाना था। ठीक है, बिकॉज देन ही वुड बी 55, क्योंकि 5 साल और बीत जाने के बाद ये 55 साल के हो जाएंगे। एंड द फैमिली रेजिंग गृहस्थ पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इन द 4-fold स्कीम प्रेस्क्राइब बाय रिलीजियन फिनिश्ड, और दूसरा क्या लगता है उसको कि जो परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, जो गृहस्थ जीवन है उसकी जिंदगी का, वो रिलीजियन के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग भी 55 साल की उम्र में वो पूर्ण कर लेंगे। ही होप टू रिटायर टू हिज होम टाउन जलंधर, और वो क्या सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने होम टाउन जलंधर चला जाएगा अपनी फैमिली के साथ, जहाँ उसके फादर आज भी कन्फेक्शनरी की शॉप चलाते थे मॉल रोड पर। एंड वट डिड एक्टन साहब हैव टू से टू यू मिस्टर शर्मा, आस्क मिस वायलेट डिक्शन। अब एक और वहाँ पर कर्मचारी है जिसका नाम है मिस वायलेट डिक्शन, ये मिस्टर शर्मा से पूछती है कि एक्टन साहब आपको क्या कह कर गए। द प्लेन स्नब नोज्ड एंग्लो इंडियन टाइपिस्ट इन हर सिंग सॉन्ग वॉइस, ये वायलेट डिक्शन कौन है? साधारण सी एंग्लो इंडियन टाइपिस्ट है जिसकी एक चपटी नोज़ है, और ये अपनी ऐसी आवाज़ में पूछती है जैसे कि कोई गाना गाने जैसी आवाज़ है, मतलब उसकी नॉर्मल आवाज़ है वो। बीइंग एन ओल्ड फैमिली मैन ऑफ 50, जैसा कि वो 50 साल का था, हु हैड ग्रेड प्री मेच्योरली, जिसके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो चुके थे। शी कंसिडर्ड हर सेल्फ सेफ इनफ विद दिस जेंटलमैन, वो इस जेंटलमैन से बात करते हुए अपने आप को सेफ समझती थी, और इसीलिए मिस्टर श्रीजुत शर्मा से फ्रीली बात कर लेती थी, फ्रीली कन्वर्सेशन कर लेती थी, स्पेशली ड्यूरिंग द लंच आवर, और विशेष तौर पर उनकी बातें लंच आवर के दौरान होती थी। वाइल शी कंसिडर्ड ऑलमोस्ट एवरीवन एल्स हैज़ हैविंग ओनली वन गोल इन लाइफ, लेकिन उसको लगता था कि कंपनी में जितने भी दूसरे आदमी हैं उन सबका एक ही गोल था उससे बात करने के पीछे, टू स्लीप विद हर, उसके साथ सोने का। अब इसने श्रीजुत शर्मा से पूछा कि मिस्टर एक्टन क्या कह कर गए। हाँ, ही सैड, उसने कहा हाँ, ही हैज़ ब्रॉट समथिंग फॉर मी फ्रॉम इंग्लैंड, वो मेरे लिए इंग्लैंड से कुछ लेकर आए हैं। देर आर सच प्रिटी थिंग्स इन यूके, शी सैड, उसने कहा यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी सुंदर चीज़ें मिलती हैं। आई विश आई कुड गो देयर, वो कहती है कि मैं विश करती हूँ काश मैं वहाँ जा सकती। माई सिस्टर इज़ देयर यू नो, क्या तुम जानते हो मेरी बहन भी वहाँ रहती है, मैरिड, शी इज़ मैरिड। ठीक है, अब शी हैड टोल्ड शर्मा ऑल दीज थिंग्स बिफोर, वो ये सारी बातें शर्मा को पहले भी बता चुकी थी। सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं था, स्पेशली टुडे, विशेष तौर पर वो आज इनमें इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज ऑल हिज थॉट्स वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इनर मीनिंग ऑफ मिस्टर एक्टन सडन विजिटेशन एंड एम्बिवेलेंट स्माइल, क्योंकि उसके सारे जो विचार थे, उसके सारा जो माइंड था, वो मिस्टर एक्टन की अचानक से की गई इस विजिट और दोहरी स्माइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड था। वेल हाफ डे टुडे आई एम ऑफ, सेड वायलेट, अब वायलेट डिक्सन कहती है कि आज मैं हाफ डे पर हूँ। एंड मूव्ड अवे विद द पिक्यूलर स्नोबिश एजिलिटी ऑफ मेम साहिब शी अफेक्टेड टू बी, और जब वो ये कह कर जाती है तो वो इस तरह से चलती है जैसे एक बहुत ही गर्व से भरी हुई फुर्ती वाली चाल के साथ चलती है, जैसे कोई ब्रिटिश मेम साहब चलती है, और शायद ये उसी को कॉपी कर रही थी, किसी मेम साहब से ये अफेक्टेड थी, इन्फ्लुएंस्ड थी। श्रीजुत शर्मा स्टेयर्ड एट हर ब्लैंकली, श्रीजुत शर्मा उसे
ऐसे ही घूरते हैं बस। दाउ टेकिंग इन हर रेगुलर फॉर्म इनटू हिज सबकॉन्शियस विद मोर देन द ओल्ड अंकल्स इंटरेस्ट। अब वो उसको रेगुलर फॉर्म में देखते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से देखते हुए सोचते हैं कि ही सबकॉन्शियस माइंड से उसकी तरफ देखते हैं और हर रोज की बजाय ज़्यादा उस तरह का इंटरेस्ट लेते हैं जैसे कोई ओल्ड अंकल का इंटरेस्ट होता है। ठीक है। इट वॉज ओनली हर स्नब नोज लाइक दैट ऑफ शूर्पनखा द सिस्टर ऑफ डेमन किंग रावण दैट स्टूड इन द वे ऑफ हर बीइंग मैरिड। और क्या सोचते हैं कि ये इसकी चपटी नोज ही है, शूर्पनखा जैसी है, जो शूर्पनखा कौन थी? रावण की बहन थी। ठीक है, तो रावण की बहन की तरह से इसकी नोज़ है, ये सोचता है। और यही जो नोज़ है ना, ये इसकी शादी के रास्ते में अड़ी हुई है। ही फेल्ट श्योर, वो इस बात को लेकर मन ही मन में श्योर फील करता है। फॉर अदरवाइज शी हैड अ टॉलरेबल फिगर। इस नोज़ के अलावा ये एक ऐसी व्यक्ति है जिसको पूरी तरह से टॉलरेट किया जा सकता है। But he lowered his eyes as soon as the thought of Miss Dixon's body began to simmer in the cauldron of his inner life, because as a good Hindu, every woman apart from the wife was to him a mother or a sister. लेकिन जल्दी ही वो अपनी आंखें नीची कर लेता है जैसे ही वो मिस डिक्शन की बॉडी को अपनी इनर लाइफ की कॉल्ड्रन के अंदर सिमर होते हुए देखता है। यानी कि इनर लाइफ की जो कॉल्ड्रन, वैसे तो कढ़ाई होता है लेकिन यहाँ इनर लाइफ का जो हम कहेंगे कि एसेंस है। ठीक है, क्यों नीचे कर लेता है वो अपनी आंखें? क्योंकि एक अच्छे हिंदू के लिए हर महिला अपनी वाइफ को छोड़कर या तो मदर होती है या सिस्टर होती है। एंड हिज ऑब्सेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्टन साहिब्स वर्ड्स रिटर्न। और अब एक्टन साहिब के जो शब्द थे वो फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगे। फ्रॉम द पेंट अप क्यूरियसिटी, अब उसके मन में जो जिज्ञासा बार बार उथल पुथल मचा रही थी, विद ग्रेटर फोर्स नाउ, अब वो और ज़्यादा ग्रेट हो चुकी थी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड ही रियलाइज्ड द वास्टनेस ऑफ द स्पेस ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ही वुड। और अब वो सोचता है कि बहुत टाइम बचा हुआ है इस जिज्ञासा को शांत करने में, मतलब अभी बहुत टाइम है, उसे पता चलेगा कि क्यों मिस्टर एक्टन उसके पास आए और ये सब बोला। ठीक है, बिफोर नोइंग बट द बॉस हैड ब्रॉट फॉर हिम एंड वाई। वो ये जानना चाहता था कि बॉस उसके लिए क्या लेकर आए हैं और क्यों लेकर आए हैं, और ये उसके लिए एक सस्पेंस बना हुआ था। ही टुक अप हिज फेडेड सोला टोपी। अब वो अपनी फेडेड यानी जिसका कलर उड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका रंग उड़ा हुआ है, वो सोला टोपी ले लेता है। सोला टोपी एक हैट की तरह से है जो धूप से बचने के लिए यूज़ की जाती थी। विच वॉज अपार्ट फ्रॉम द बस शर्ट, ये इसकी बस शर्ट से अलग है और ट्राउज़र से अलग है। मतलब उसकी शर्ट और ट्राउज़र इंडियन लुक की है, लेकिन ये जो सोला टोपी है थोड़ी सी मॉडर्न है। आउट ऑफ फ्यू कंसेशंस टू मॉडर्निटी विच ही मेड थ्रू आउट हिज लाइफ एज अ गुड ब्राह्मण, एक गुड ब्राह्मण के तौर पर जो उसने एक ट्रेडिशनल लाइफ जी है, उस ट्रेडिशनल लाइफ से कुछ कंसेशन प्रदान करती है ये उसकी सोला टोपी उसे, मतलब ये थोड़ी सी अलग है उसके लुक से। गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, अपनी ये सोला टोपी उठाता है, कुर्सी से उठता है। बैकन मतलब बुलाता है डुगडू सेपोए फ्रॉम दी वेरेंडा ऑन हिज वे आउट एंड आस्क। अब चेयर से उठकर दुगड़ू सेपोए को यानी सिपाही को बुलाता है वेरेंडा से और उससे पूछता है, हैज़ एक्टन साहब गॉन यू नो, क्या एक्टन साहब जा चुके हैं, क्या तुम्हें पता है? अभी साहिब इन लिफ्ट गोइंग डाउन, दुगड़ू सैड, दुगड़ू ने कहा कि साहिब लिफ्ट से नीचे गए हैं। श्रीजुत शर्मा मेड क्विकली फॉर द स्टेयर्स, श्रीजुत शर्मा जल्दी जल्दी कहाँ से जाते हैं? स्टेयर्स से जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं। थ्रोइंग ऑल कॉशंस अबाउट स्लीपिंग ऑन दी पॉलिश्ड मार्बल स्टेप्स टू द विंड्स हर्ल्ड इट डाउन, और बहुत ही सावधानी से जाते हैं कि कहीं ये मार्बल की सीढ़ियों से स्लिप होकर नीचे ना गिर जाएं। देयर वर 3 फ्लोर्स बिलो हिम, उससे जहाँ से वो नीचे जा रहा था उसके नीचे 3 फ्लोर और थे। एंड ही बिगेन टू स्वेट, अब वो 3 फ्लोर जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था तो उसको पसीने आ गए। ये पसीने उसको फियर ऑफ मिसिंग द साहब, साहिब के निकल जाने से के डर से और मिड अप्रैल की गर्मी की वजह से आ रहे थे। ऐसे गो टू द ग्राउंड फ्लोर, अब ये ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया तो उसने देखा कि एक्टन साहब अपनी इस कंपनी के दरवाजे से बाहर निकल चुके हैं। इट वॉज नाउ और नेवर, और श्रीजुत शर्मा सोचते हैं कि या तो अभी पूछ लो और नहीं तो फिर नहीं पूछ पाऊंगा। श्रीजुत शर्मा रश्ड आउट, वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागा। ही वॉज कॉन्शियस दैट क्वाइट अ फ्यू एम्प्लॉयर्स ऑफ द फर्म वुड बी कमिंग आउट ऑफ द 2 लिफ्ट्स,
एंड ही माइट बी सीन टॉकिंग टू द साहब। वो कॉन्शियस था कि कंपनी के या फर्म के कुछ एम्प्लॉयर्स अभी इस लिफ्ट से बाहर आएंगे और उसे शायद साहब से बात करते हुए देख लेंगे, एंड दैट वाज नॉट डन, और ये ठीक नहीं था। आउटसाइड द ऑफिस, ऑफिस के बाहर किसी साहिब से बात करना। साहिब्स बिलोंग टू देयर प्राइवेट वर्ल्ड्स, क्योंकि जो साहिब्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट वर्ल्ड के लिए उचित माने जाते थे, मतलब उनकी बड़ी शान मानी जाती थी, और अगर कोई इंडियन वर्कर उनसे बाहर बात करता था तो ये उन्हें शान के खिलाफ लगता था। दे वेयर नो इंट्रूजन वाज टॉलरेटेड, और ये जो दखल अंदाजी थी ये टॉलरेट नहीं की जाती थी। फॉर दे रिफ्यूज टू लिसन टू प्लेयर्स ऑफ एडवांसमेंट थ्रू इम्प्रॉपर चैनल्स, क्योंकि ये जो साहिब्स थे, ब्रिटिशर्स थे, ये इम्प्रॉपर चैनल्स यानी कि इम्प्रॉपर ढंग से इस तरह की एडवांसमेंट को नहीं सुनते थे, किसी की बातों को इस तरह नहीं सुनते थे। अगर कोई अपनी बात इन तक पहुंचानी होती थी तो प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ता था, यानी कि अपने हेड को बोलना पड़ता था, हेड फिर अपने हेड को बोलता था, और फिर जो स्पेशली उनके सेक्रेटरी होते थे वही किसी की बात उन तक पहुंचाते थे। मिस्टर एक्टन्स यूनिफॉर्म्ड ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द पॉलिश बुक एंड साहिब सेट डाउन। अब मिस्टर एक्टन के यूनिफॉर्म के अंदर जो ड्राइवर था, मतलब मिस्टर एक्टन का एक ड्राइवर था जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने कार का दरवाज़ा खोला, पॉलिश कार थी, उसका दरवाज़ा खोला और साहिब उसमें बैठ गया। स्प्रेडिंग द शेडो ऑफ ग्रिमनेस ऑल अराउंड हिम, और गाड़ी में बैठकर उसने, ग्रिमनेस क्या होता है, सीरियसनेस, अपनी जो सीरियसनेस का साया था वो हर जगह फैला दिया, मतलब उसके लुक्स बहुत ही सीरियस थे। श्रीजुत शर्मा हेजिटेटेड, श्रीजुत शर्मा को हेजिटेशन हुई। फॉर द डीमिनोर ऑफ द गोइंस शॉफर वाज फ्राइटनिंग, क्योंकि ये जो उसके हाव भाव थे ये बहुत ही फ्राइटनिंग थे। बाय नाउ द ड्राइवर्स हैड स्मार्टली शट द बैक डोर ऑफ द कार, अब तक जो ड्राइवर था उसने स्मार्टली कार का पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया था, एंड वाज प्रोसीडिंग टू हिज सीट, और अब वो अपनी सीट पर बैठने जा रहा था। दैट वाज हिज ओनली चांस, अब श्रीजुत शर्मा का यही एक चांस था कि वो जाकर मिस्टर एक्टन से बात करे। टेकिंग ऑफ हिज हैट, उसने अपना हैट उतारा, अपने हाथ में लिया, रश्ड अप टू द विंडो ऑफ कार, कार की विंडो की तरफ भागा, एंड ब्यूटली थ्रस्ट हिज हेड इनटू द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर एक्टन, और अपना सिर मिस्टर एक्टन की तरफ गाड़ी में किया। लकीली फॉर हिम, अब उसके लिए भाग्य की बात थी, साहिब डिड नॉट ब्रश हिम असाइड, साहिब ने उसे एक साइड नहीं किया, बट स्माइल्ड अ ब्रॉडर स्माइल, बल्कि एक और बड़ी स्माइल दी, सुबह से भी बड़ी स्माइल दी। एंड देन दैट ऑफ ए फ्यू मिनट्स एगो एंड सैड, और कहा, यू वांट टू नो वट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इट इज़ ए गोल्ड वॉच विद एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, ये एक सुनहरी घड़ी है जिसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ इंस्क्रिप्शन है। सी मी मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग मुझसे मिलने आना। साहिब्स एन इनिशिएटिव इन एंटिसिपेटिंग, अब साहिब की ये जो शुरुआत थी, मतलब बिना कही ही जो समझ गया था, एंटिसिपेटिंग यानी समझना, साहिब की ये जो शुरुआत थी उसके क्वेश्चन को समझने के लिए थ्रू श्रीजुत शर्मा फर्दर ऑफ हिज बैलेंस, इस चीज़ ने श्रीजुत शर्मा को और ज़्यादा इम्बैलेंस्ड कर दिया, मतलब वो और ज़्यादा सोचने लगा कि आखिर मामला है क्या। स्वेट पाउ डाउन फ्रॉम हिज फोरहेड, जो पसीना था वो उसके माथे से टपकने लगा। इवन एज ही मम्बल्ड, और वो बहुत ही धीरे धीरे बोला, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ड्राइवर, साहिब ऑर्डर्ड, साहिब ने ऑर्डर किया कि ड्राइवर चलो। एंड द शॉफर टर्न एंड लुक्ड हार्ड एट श्रीजुत शर्मा, और अब ये जो शॉफर था, ड्राइवर था, ये मुड़ा और श्रीजुत शर्मा को बहुत ही हार्ड लुक देने लगा। तो आज के इस लेसन में अभी हम इतना ही करते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने रीड किया कि श्रीजुत शर्मा नाम का जो क्लर्क था उसके पास एक जनरल मैनेजर आता है कंपनी का, जो कि उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुम मुझसे ये गिफ्ट ले जाना। ये सुनकर श्रीजुत शर्मा बड़ा हैरान है, और उसको बहुत ही मतलब हैरानी सी व्यक्त होती है, कुछ डाउट होता है कि ऐसा क्या हो सकता है और ये क्यों लेकर आया है मेरे लिए गिफ्ट। अब ये सारा दिन इस चीज़ में लगा रहता है। फाइनली वो शाम को जब घर जाता है तो उसको पता चल जाता है, किसी तरह से वो पूछता है कि ये क्या है, उसे पता चलता है कि ये गोल्ड वॉच है। लेकिन अभी भी श्रीजुत शर्मा को बड़ी हैरानी है कि ये जो ब्रिटिशर है, जो उसका हेड है, वो उसके लिए ये गिफ्ट क्यों लेकर आया है, आखिर क्या है ये मामला। ठीक है, ये सारे जो थॉट्स हैं ये श्रीजुत शर्मा के माइंड में लगातार चल रहे हैं। हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।